नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मेरे साथ हैं गौरव अग्रवाल और सुमेरा खान। शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अहम जानकारी के साथ। दुबई में IAF का विमान तेजस क्रैश हुआ है। एयर शो के दौरान क्रैश हुआ है ये विमान। उड़ान भरने के बाद जमीन पर गिरा ये विमान। क्रैश होने के बाद विमान में आग लग गई है। भारत का एक लड़ाकू विमान तेजस दुबई में क्रैश हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये दुबई एयर शो के आखिरी दिन क्रैश का वीडियो है। आज दोपहर की ये घटना है। 21 नवंबर दोपहर 2:10 पर जानकारी है कि ये हादसा हुआ है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस हादसे को लेकर पुष्टि की गई है। हादसे में जानकारी मिल रही है कि बड़ा नुकसान हुआ है। दुबई एयर शो में दर्दनाक हादसा, पायलट की मौत हो गई है। क्रैश हुआ तेजस विमान डिस्प्ले शो के तहत उड़ान भर रहा था, लेकिन अचानक तेजी से जमीन पर आ गिरा। पलक झपकते ही विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। और ये देखिए तस्वीरें, ये दुबई मीडिया ने तस्वीरें जारी की हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। दुबई जो एरो शो है वो बहुत रेपुटेड एयर शो है। दुनिया भर के कई देश यहाँ पर आते हैं और अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स, खासकर जो अपने एयर इक्विपमेंट्स हैं, जो एयरफोर्स के इक्विपमेंट्स हैं, अपने प्लेन्स हैं, अपने फाइटर जेट्स हैं, वो यहाँ पर वो शोकेस करते हैं। और उसी में तेजस भी यहाँ पर शामिल हुआ था। तेजस पूरी तरह से भारत में बनाया गया फाइटर जेट है, जिसको HAL ने बनाया है। और ये एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, जिसको बहुत जल्द भारतीय सेना में भी शामिल किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले ये देखिए कैसे दुबई में एयर शो में ये फाइटर जेट तेजस MK1 क्रैश हो गया और जमीन से टकराते ही विमान में जोरदार धमाका हुआ। दुख की बात यह है कि इसके जो पायलट हैं उनकी भी इस दुर्घटना में मौत हो गई है। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एयर शो के दौरान हादसा हुआ है। पायलट ने हादसा रोकने की कोशिश की, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो दिखाती हैं कि किस तरह से भीड़ पर गिरने से बचाते हुए ये प्लेन सीधे जाकर गिरा और फिर क्रैश हो गया। ये देखिए, ये तस्वीरें उस वक्त की जैसे ही क्रैश हुआ और आग लगी। ज़मीन से टकराते ही विमान में ज़बरदस्त धमाका हुआ और आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। दुबई हादसे में तेजस के पायलट की भी मौत हो गई है, क्योंकि आखिरी वक्त तक कोशिश पायलट की यही थी कि वो भीड़ से दूर इस विमान को रखें, बड़ी संख्या में, क्योंकि लोग यहाँ पर मौजूद थे। 3:40 पर भारतीय समय के अनुसार ये हादसा हुआ। और इंडियन एयरफोर्स का इस पर बयान आया। उन्होंने कहा कि इस अपूर्णीय क्षति पर हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं। इस कठिन समय में पायलट के परिवार के साथ खड़े हैं। वायुसेना ने हादसे के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के गठन करने का भी फैसला किया है। और सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। निशांत, तेजस जो 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है और बहुत सारी खूबियों से लैस है, इस हादसे को लेकर और क्या डिटेल सामने आ रही हैं? बड़ी खबर यह है कि दुबई एयर शो हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की गई है। यह एयरफोर्स का स्टेटमेंट है। इंडियन एयरफोर्स ने कहा पायलट की मौत हुई, हादसा एरियल डिस्प्ले के दौरान हुआ। ये बहुत दुखद है कि तेजस के पायलट की मौत हुई है इस क्रैश में, लेकिन क्या हुआ, हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो तस्वीरें सामने आई हैं इस विमान हादसे की, तेजस के क्रैश की दुबई एयर शो के दौरान। और जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, तस्वीरें 3 तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरह से ये पूरा विमान हादसा हुआ। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब विमान क्रैश कर गया उसके बाद आग लगी है उस विमान में, क्योंकि सीधे जाकर नीचे गिरा है और उसके बाद उसमें एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है। पायलट ने ये चूज़ किया, पायलट ने तय किया कि वो इजेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ थी लोगों की। भीड़ से बचाते हुए इस प्लेन को लैंड कराने की कोशिश की है। जैसा कि अभी कुछ देर पहले निशांत भी बता रहे थे कि नोज डाइव किया, सीधे जाकर नीचे गिरा है। तो तीनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद थे, भीड़ थी लोगों की, वो भी आप तीसरी तस्वीर में देख सकते हैं। ये दुबई एयर शो के दौरान तेजस विमान क्रैश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। और हमारे साथ इस हादसे पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी मनीष झा जुड़ गए हैं। मनीष, एरियल डिस्प्ले के दौरान ये हादसा हुआ है, इस बात की तस्दीक की गई है, लेकिन फिलहाल बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए, टीवी 9 भारतवर्ष के जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, इस हादसे की तस्वीरों को देख रहे हैं,
एरियल डिस्प्ले के दौरान हादसा होने का मतलब क्या है, क्योंकि अभी तो आगे बहुत लंबी इंक्वायरी चलेगी, बहुत सारी बातें अभी सामने आना बाकी हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत सारी बातें तो इंक्वायरी से पता चलेगी, लेकिन एक कॉमन मैन के नाते मैं ये सोचता हूं कि जिस तेजस के बारे में ये कहा गया था कि इसके पास मार्टिन बेकर 00 इजेक्ट सीट है, यानी कि अगर वो 0 ऑल्टीट्यूड पे भी होगा या 0 स्पीड भी होगी तब भी पायलट इजेक्ट कर जाएगा, तो फिर पायलट क्यों नहीं निकल पाया। देखिए जो घटना घटी वो बहुत बेहद दुखद है और आने वाले समय में ऐसी घटना ना घटे इसके लिए हमें एक रियलिटी चेक करना पड़ेगा। और रियलिटी चेक ये है कि तेजस में जो सीट पायलट के लिए बनाई गई थी उसमें ये सिस्टम था कि अगर पायलट को इजेक्ट करने की नौबत आती है तो एक्सप्लोसिव के जरिए जो कैनोपी है उसको ब्लो कर दिया जाएगा और पायलट निकल जाएगा, भले ही वो 0 फीट पर भी हो। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पायलट के पास लगभग 8 से 10 सेकंड का टाइम था, लेकिन पायलट वहां से नहीं निकल पाया। तो मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन में इस एंगल पर भी विचार किया जाएगा। ये बात सच है कि पिछले साल मार्च 2024 में राजस्थान में तेजस एक क्रैश हुआ था और अब ये दूसरा क्रैश हुआ। दुनिया भर में जैसे अभी निशान भी बता रहे थे कि एंड मोमेंट तक पायलट ने कोशिश की कि किसी भी तरह से इस विमान को एक बार फिर से हवा में ले जाया जाए, और जिस बात को आप कह रहे हैं कि पायलट इजेक्ट क्यों नहीं हो पाया, कहीं ऐसा तो नहीं था कि पायलट को एंड मोमेंट तक इस समझने को या कैलकुलेशन में थोड़ा सा उनको डिले हुआ होगा, इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? देखिए अमूमन पायलट की ट्रेनिंग के दरमियान उन्हें ये बताया जाता है कि किस मोमेंट के बाद उन्हें ये समझ लेना होता है कि अब प्लेन को नहीं बचाया जा सकता और यहाँ से इजेक्ट होना है, नंबर 1। नंबर 2, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तो हमेशा ही रहता है और उसी में पायलट के इजेक्ट होने को लेकर व्यवस्था की गई होती है। तेजस के बारे में हमें ये जानकारी HAL की तरफ से दी गई थी ऑफिशियली। अगर आप उसके वेबसाइट पर भी जाएं और तेजस की खूबियों को देखें, नो डाउट बहुत सारी खूबियां हैं। 4.5 जनरेशन की है, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, एयर टू एयर कॉम्बैट में माहिर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बेहद एडवांस है, बेहद एडवांस कॉकपिट है। लेकिन इन सब के बाद जो एक सबसे बड़ी विशेषता बताई गई थी वो था कि पायलट के सीट को लेकर, कि इजेक्ट सीट को लेकर, मार्टिन बेकर 00 इजेक्ट सीट, यानी कि 0 ऑल्टीट्यूड पे 0 स्पीड पे भी अगर नौबत आती है तो वो निकल सकता है और पायलट सुरक्षित रहेगा। क्योंकि मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर हमारा एक पायलट भी जो है सो वो इस क्रैश की वजह से नहीं रहे और वैसी स्थिति में इसका इन्वेस्टिगेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए कई बार जो स्थितियां होती है वो बहुत अलग होती है। आज की तारीख में भारत को फाइटर जेट खरीदने हैं, दुनिया के कई देश चाहते हैं कि हम उनके फाइटर जेट खरीदें, वहीं दूसरी तरफ कई देश हमारा फाइटर जेट तेजस खरीदना चाहते थे। ऐसे में दुबई के एयर शो में इस फाइटर जेट के क्रैश होने के बाद मैं कहता हूं कि सबोटाज की संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते हैं। तो एक एंगल उस पर भी विचार किया जा सकता है जो इन्वेस्टिगेशन में जरूर किया जाएगा। जानकारी के लिए ऑफेंसिव एयर सपोर्ट और क्लोज कॉम्बैट और ग्राउंड अटैक मिशंस के लिए तेजस को डिजाइन किया गया और ऐसे में यह बड़ा हादसा है जिसको लेकर बहुत सारी बातें अभी सामने आएंगी। बिल्कुल, अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। इससे पहले 12 मार्च 2024 को जैसलमेर में तेजस क्रैश हुआ था। हालांकि उस क्रैश में पायलट ने खुद को वक्त रहते बचा लिया था, वो इजेक्ट कर गए थे और ये 2024 की ही खबर है। 2016 में कमीशन हुआ है ये तेजस MK1 इंडियन एयरफोर्स में और 2024 में ये क्रैश हुआ था जैसलमेर में, लेकिन पायलट बच गए थे। लेकिन दुबई में आज जो हुआ उसमें पायलट इतने सौभाग्यशाली नहीं रहे और वो इजेक्ट नहीं कर पाए और दुबई में इस क्रैश में पायलट की भी डेथ हो गई। और अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है, ये बड़ी खबर है। पहली बार नीतीश कुमार के पास गृह विभाग नहीं है। रामकृपाल यादव के पास कृषि विभाग है। डिप्टी CM विजय सिन्हा को भू राजस्व और खनन दिया गया है। बिहार में 18 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह कि नीतीश कुमार के पास पहली बार गृह मंत्रालय नहीं है, ये सम्राट चौधरी के पास है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता रुपेश जुड़ गए। रुपेश, पहली बार नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय नहीं है, इसी को लेकर पहले भी कहा जा रहा था कि चर्चा की जा रही थी और बीजेपी ने ये तय किया है कि सम्राट चौधरी के पास रहेगा। सम्राट चौधरी को कहा भी जा रहा था, अमित शाह जी ने कहा था कि बड़ा आदमी बनाएंगे प्रधानमंत्री, तो यही क्या उसको हम देख रहे हैं कि इसी तरह से किया गया है?
देखिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और नीतीश कुमार के अलावा जो 26 मंत्री हैं, उन सभी 26 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है, चाहे वो जेडीयू कोटे के हैं, चाहे बीजेपी या फिर अन्य सहयोगी पार्टियों के कोटे के जो मंत्री बने हैं, उनके विभागों का सभी विभागों का बंटवारा कर दिया गया। और सबसे अहम है गृह विभाग, जिसको लेकर के खींचतान जेडीयू और बीजेपी के बीच चल रही थी। नीतीश कुमार किसी भी हालत में गृह विभाग छोड़ने को तैयार नहीं थे, पहले भी और अब भी। पिछली बार यानी कि 2020 में जब जेडीयू को मात्र 43 सीटें मिली थी, तब भी बीजेपी ने कहा था कि गृह विभाग बीजेपी को मिलना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी पार्टी है, बड़े भाई हैं। लेकिन नीतीश कुमार अड़ गए थे। बगैर पोर्टफोलियो के पिछली बार पहले मंत्रिमंडल की बैठक हो गई थी, पहली कैबिनेट की बैठक बगैर पोर्टफोलियो के हुई थी। और वो इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार छोटी पार्टी होने के बावजूद, इतनी छोटी पार्टी कि उनको मात्र 43 सीटें आई थी, तब भी वो गृह विभाग नहीं छोड़े थे। लेकिन इस बार जब महज 4 सीटें कम है बीजेपी से, तब बीजेपी ने नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय अपने खाते लेने में सफल हो गई है भारतीय जनता पार्टी। और किस तरह से जैसे गृह मंत्री से मिले नीतीश कुमार, फिर आज सम्राट चौधरी जाकर के मिले नीतीश कुमार से, और उसके बाद से नीतीश कुमार ने खुद विभागों की ये जो सूची है वो खुद लेकर राजभवन रुपेश, और नीतीश कुमार के पास कौन कौन से विभाग हैं अब? देखिए, नीतीश कुमार के पास अगर अब बड़े विभाग को देखें तो जो सामान्य प्रशासन विभाग होता है, सामान्य प्रशासन विभाग ही बड़ा विभाग उनके पास रह गया है। इसके अलावा जो अन्य विभाग जो किसी भी मंत्री के पास नहीं है, वो लिखा जाता है कि जो किसी भी मंत्री को विभाग जो नहीं दिए गए हैं वो मुख्यमंत्री के पास होता है। लेकिन सबसे बड़ा विभाग इस वक्त नीतीश कुमार के पास सिर्फ और सिर्फ जो सामान्य प्रशासन विभाग है वो रह गया है। लेकिन गृह विभाग जो नीतीश कुमार वो अब उनके पास से जी रुपेश वो सम्राट चौधरी के पास चला गया है, यानी अब वो बीजेपी के खेमे में चला गया है विभाग, जो अहम विभाग माना जाता रहा है अभी तक बिहार में। बहुत शुक्रिया रुपेश तमाम जानकारी के लिए। तो नीतीश की नई कैबिनेट पर आरजेडी ने तंज कस दिया है और सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रियों की लिस्ट जारी करते हुए परिवारवाद का आरोप लगा दिया है। नीतीश कैबिनेट की शपथ लेने के बाद आरजेडी ने एक पोस्ट में 10 मंत्रियों के राजनीतिक परिवार की जानकारी दी है। आरजेडी की लिस्ट में शुरुआती 3 नामों में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का नाम है। इसके अलावा भी 7 अन्य नाम हैं, जिनके परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि की जानकारी दी गई है। इस पोस्ट में पीएम मोदी और नीतीश कुमार के परिवारवाद के खिलाफ दिए गए बयान पर भी चुटकी ली गई। वहीं एनडीए ने इसे हार के बाद की निराशा करार दिया और परिवारवाद का मतलब बताया। परिवारवाद का मतलब होता है प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री। परिवारवाद का मतलब होता है मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री। उसके बाद कोई परिवारवाद नहीं होता। और दूसरा कि परिवारवाद के बारे में जिस तरह से, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, इन लोगों का जो नजरिया रहा है, जनता समझ रही है कि परिवारवाद का असली परिभाषा क्या है। और आरजेडी के परिवारवाद वाले आरोप पर मंत्री दीपक प्रकाश ने भी यहां पर घेरा है, सुनिए। आरएलएसपी से, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से सिर्फ दीपक प्रकाश ही क्यों मंत्री बने? आरजेडी ने लिस्ट जारी की है 10 लोगों की, तो अगर वो सही से नाम डालना चालू करते ना तो उनके परिवार से ही नाम भरते भरते 10 लोगों का लिस्ट खत्म हो जाता, लिस्ट में जगह नहीं बचती। मेरा सिलेक्शन क्यों किया गया है? चूँकि पार्टी की बैठक हुई थी, माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी की और पार्टी के अन्य नेताओं की बैठक हुई थी, उस बैठक में फैसला लिया गया, तो मुझे मौका मिला है। उसके लिए तो सबसे पहले हम आभार व्यक्त करते हैं अपने नेता और पार्टी के प्रति। और जहाँ तक आप परिवारवाद से जुड़ा ये सवाल पूछ रहे हैं, तो इसमें मेरा तो यही बोलना है कि जो मेरी योग्यता है, हम इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, साफ नीयत से काम करेंगे। लेकिन आपकी पार्टी में और भी लोग हैं ना जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं, सालों से पार्टी के साथ लगे हुए हैं, वो झंडा लेकर चलते हैं, ज़मीन पर काम करते हैं, ग्राउंड पर में कार्यकर्ता बनाते हैं, चुनाव में लड़ते हैं, तो फिर अचानक दीपक प्रकाश ही क्यों? नहीं, अचानक पार्टी के अंदर अचानक नहीं हुआ है। आपको मंत्री के पद पे अचानक हम दिख रहे हैं, लेकिन अचानक नहीं है। पिछले हम लगभग 4-5 सालों से पार्टी के स्तर पर काम करते रहे हैं, लोगों से जुड़ते रहे हैं। हरियाणा के फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल पर एक और नई जानकारी सामने आई है। आतंक का डॉक्टर मुजम्मिल आटा चक्की से यूरिया पीसकर विस्फोटक बनाता था। इस नेक्सस में शामिल टैक्सी ड्राइवर शब्बीर को भी हिरासत में लिया गया है।
मुजम्मिल की निशानदेही पर बड़ी कार्रवाई हुई है। कैब ड्राइवर के घर एनआईए टीम ने की छापेमारी और फिर इस ड्राइवर को डिटेन कर लिया गया। इस ड्राइवर के घर से ग्राइंडर बरामद किया गया था। जांच एजेंसी को शक है कि इस ग्राइंडर का इस्तेमाल मुजम्मिल यूरिया पीसने के लिए करता था। अमोनियम नाइट्रेट को आटा चक्की से पीसकर रिफाइन किया गया था। ये तस्वीरें फरीदाबाद के धौज गाँव की है। टेरर नेक्सस में शामिल एक टैक्सी ड्राइवर के घर से आटा चक्की और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीनें बरामद की गई हैं। इसमें मेटल पिघलाने की मशीन भी है। जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इसी आटा चक्की में डॉक्टर मुजम्मिल यूरिया पीसता था, फिर मशीन से उसे रिफाइन करता था। इसके बाद केमिकल मिलाकर विस्फोटक बनाता था। उसने केमिकल अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से चुराया था। दरअसल डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर ही ड्राइवर को दबोचा गया है। मुजम्मिल जिस कमरे में यूरिया पीसता था, वहीं से 9 नवंबर को पुलिस ने 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक जब्त किए थे। डॉक्टर मुजम्मिल ने धौज से 4 किलोमीटर दूर फतेहपुर तगा में एक और कमरा किराए पर लिया हुआ था। इसी कमरे से 2558 किलो विस्फोटक बरामद किया था। फरीदाबाद के धौज में डॉक्टर मुजम्मिल एक हॉस्टल में रहता था और इसी हॉस्टल के कमरा नंबर 15 से विस्फोटक बरामद हुए थे और इसी मकान में आटा चक्की से यूरिया पीसकर मुजम्मिल विस्फोटक बनाता था। धौज से विवेक शर्मा की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम धौज के उसी किराए के मकान के ठीक बाहर मौजूद हैं, जहां पर मुजम्मिल ने मकान लिया था किराए पर। और मेरे ठीक सामने जो आप 15 नंबर कमरा देख रहे हैं, इसी कमरे के अंदर जो है मुजम्मिल रहा करता था और यहीं पर से पुलिस की टीम ने करीब 358 अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था। इसके अलावा काफ़ी तादाद में डेटोनेटर और टाइमर जो है वो बरामद किए थे। बताया जा रहा है कि जो आटा चक्की थी उसके द्वारा वो यूरिया पीसा करता था और कुछ मेटल का सामान था वो ग्राइंडर से उसको चकनाचूर किया जाता था। उसके बाद कुछ जो अल्फला यूनिवर्सिटी से चोरी करके वो रसायन लेके आता था, उससे उन चीज़ों में मिलाता था, उससे विस्फोटक बनाता था। इसी कमरे से जो है काफ़ी तादाद में जो विस्फोटक है वो बरामद किए गए थे। करीब 358 किलो जो विस्फोटक है बताया जा रहा है कि यहाँ से बरामद किए गए थे। यहाँ पर J&K पुलिस और फरीदाबाद पुलिस जो है 9 तारीख को आई थी, यहाँ पे बाकायदा जांच पड़ताल की थी। मुजम्मिल से जब पूछताछ में खुलासा हुआ था तो उसके बाद यहाँ से काफ़ी तादाद में जो है सामान बरामद किया गया था। संदिग्ध टैक्सी ड्राइवर शब्बीर से पूछताछ में नया पर्दाफाश हुआ है। शब्बीर फिलहाल हिरासत में है। उसके पास से कुछ मशीनें भी बरामद हुई हैं। इस मामले में एक दुकान मालिक से भी पूछताछ हुई थी। धौज के इसी दुकानदार से विवेक शर्मा ने बातचीत की। इस वक्त हम मौजूद है धौज के उसी दुकान के ठीक बाहर, जिसकी तस्वीर आई है जिसमें एक आटा चक्की रखी हुई नजर आ रही है। उस दुकान के मालिक इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने मौजूद है। सीधे उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार जांच एजेंसी कब इनके पास आई थी। जांच एजेंसी कब आपके पास आई थी और आपकी दुकान पर क्यों पहुंची थी? तो परसों आई थी, शाम को बाहर बैठे थे और वो फिर शब्बीर को बुला के अंदर बैठ गए थे लेके बस। तो शब्बीर कौन है आप जानते हैं? मैं नहीं जानता। तो दिखाई दे रहा है कि उसमें एक आटा चक्की और एक स्टेबलाइजर या फिर वो ग्राइंडर रखा हुआ है, वो क्या चीज़ है? अरे वो कुछ नहीं, नॉर्मल बता रहे हैं। मुझे क्या पता, आटा चक्की बता रहे हैं। आपको कोई मतलब नहीं था उससे? मेरे को नहीं, मुझसे तो बरामद कहाँ से हुई थी? क्या शब्बीर आंटी कोई दिक्कत नहीं, इसमें रुको ना एक मिनट। देख सकते हैं तस्वीर में कि ये दुकान के मालिक जिनका ये कहना है कि यहाँ पे जांच एजेंसी आई थी। खबर दिल्ली से है, जहां स्कूली छात्र शौर्य पाटिल के सुसाइड के बाद परिजन सदमे में हैं। अभिभावकों के प्रदर्शन के बाद स्कूल ने 4 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने भी इस मामले पर चिंता जाहिर की। देखिए पूरी रिपोर्ट। शौर्य पाटिल अब सिर्फ तस्वीरों में ही रह गया है। जिंदा दिल और हंसमुख सा ये बच्चा 10वीं का छात्र था, जिसकी मौत के बाद परिवार के लोग गमगीन हैं। वहीं इस खुदकुशी मामले पर आज भी दिल्ली में प्रदर्शन हुआ। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि अब भी इस स्कूल में बच्चों को परेशान किया जाता है। उसके साथ कैसा व्यवहार है टीचर्स का? उसके बाद उसके साथ भी होता है टॉर्चर। जैसे कि 50 बच्चे हैं क्लास में, मैम कहते हैं कि आप एक बच्चे नहीं संभाल सकते हो, तो 50 बच्चे को मैं कैसे संभालूं? बात सही है, लेकिन जब 50 बच्चे हैं तो आप 25 बच्चे रखिए। वहीं दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इस मामले की तफ्तीश अब जांच कमेटी कर रही है। हमने उसकी जांच कमेटी बनाई है, स्कूल ने भी उसमें कुछ एक्शन किया है। मैं बहुत जल्द स्कूलों को लिखने वाला हूं कि स्कूलों के अंदर मेंटल हेल्थ को लेकर, मेंटल वेलबींग को लेकर सीबीएसई के सभी मानकों को पूरा किया जा रहा है या नहीं, और अगर उनको कोई दिक्कत है तो राज्य सरकार उनकी हैंड होल्डिंग करेगी।
जयपुर में चौथी क्लास की एक छात्रा के सुसाइड केस में सीबीएसई ने स्कूल प्रबंधन को दोषी ठहराया है। जांच समिति की रिपोर्ट के बाद बोर्ड ने स्कूल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस भेजा है। छात्रा सुसाइड केस में जयपुर के एक नामचीन स्कूल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सीबीएसई ने कक्षा 4 की छात्रा के सुसाइड मामले में स्कूल को दोषी ठहराया है। सीबीएसई ने स्कूल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सीबीएसई ने स्कूल मैनेजमेंट से पूछा है कि एफिलिएशन बाय लॉज के चैप्टर 12 के तहत आप पर पेनल्टी क्यों न लगाई जाए। खुदकुशी मामले की जांच के लिए सीबीएसई ने 2 सदस्यीय जांच समिति बनाई थी। जांच में ये बात सामने आई कि चौथी कक्षा की छात्रा करीब 1.5 साल से प्रताड़ना का शिकार हो रही थी। वो शिक्षकों और स्कूल प्रशासन से अपमानजनक व्यवहार और तानों की शिकायतें करती रही, लेकिन इन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। जांच में जुटी समिति ने घटना के बाद सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका भी जताई है। टीम के सदस्यों का कहना है कि फॉरेंसिक जांच से पहले ही घटना स्थल की सफाई करा दी गई थी, जिसके चलते कई अहम सबूत शायद नष्ट हो गए होंगे। मृतक छात्रा के पिता ने स्कूल की मान्यता रद्द करने और स्कूल के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की। स्कूल प्रशासन तो 100% स्कूल प्रशासन की ही सीसीटीवी सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए नहीं होता, सीसीटीवी होता मॉनिटरिंग के लिए। प्रयागराज में 10वीं के छात्र की स्कूल परिसर में मौत का मामला सामने आया है। इस मामले में परिजनों ने पुलिस में शिकायत की है, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब 10वीं के छात्र की स्कूल परिसर में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजनों ने छात्र को करंट लगाकर मारने का आरोप लगाया है, जबकि स्कूल प्रशासन का कहना है कि खेलते समय ही छात्र की तबीयत बिगड़ गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि स्कूल प्रशासन घटना को दबाने की कोशिश कर रहा है। परिजनों का आरोप है कि छात्र को समय पर अस्पताल नहीं ले जाया गया, जिसकी वजह से उसकी हालत गंभीर हो गई। परिजनों ने स्कूल के प्रिंसिपल और प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में कहा गया है कि बच्चे की मौत की खबर स्कूल प्रबंधन की ओर से नहीं दी गई। अभिभावकों को इसकी जानकारी बाहरी लोगों से मिली। तो एक बच्चे की जानकारी हुई है बच्चे से कि उसको जनरेटर बंद करने के लिए स्कूल भेजा गया था अंदर, तो उसके जो है जनरेटर बंद करने गया तो उसे लाइट से ही पता चला कि लाइट से उसकी मृत्यु हुई है। इसमें पूरे जिम्मेदार स्कूल के प्रबंधक और प्रिंसिपल है। यूपी सरकार ने भी छात्र की मौत पर संज्ञान लिया है। सरकार ने बच्चे की मौत की जांच के आदेश दिए हैं। पूर्व मंत्री बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद अगर किसी भी तरह की लापरवाही पाई जाएगी तो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में छात्रावास में रह रहे एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। छात्रावास प्रबंधन और कर्मचारियों पर छात्र को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक शैक्षणिक संस्था के छात्रावास में सीईटी के छात्र ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में मृतक के पिता ने रामनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पिता ने छात्रावास के वार्डन, प्रबंधक, सलाहकार एवं प्राचार्य पर छात्र को मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। पिता की शिकायत पर पुलिस ने छात्रावास के वार्डन, प्रबंधक, सलाहकार और प्राचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। छात्र 11वीं में पढ़ रहा था। वो छात्रावास में रहकर तैयारी कर रहा था। कल सुबह उसके साथी छात्र कक्षा के लिए गए, लेकिन वो नहीं गया। बताया जा रहा है कि इसी दौरान उसने आत्महत्या कर ली। जब उसके साथी क्लास के बाद हॉस्टल पहुंचे तो छात्र को पंखे पर लटका हुआ देखा। छात्रों ने संबंधित लोगों को इसकी जानकारी दी। पुलिस को भी घटना के बारे में बताया गया। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। छात्र के परिजन भी पहुंचे। छात्र की मौत के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है। परिजन इसके लिए शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधक को दोषी ठहरा रहे हैं। परिजनों की शिकायत पर कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है। इस बीच एसआईआर के नाम पर साइबर ठग भी सक्रिय हो गए। सक्रिय फ्रॉड लोगों को कॉल करके वोटर लिस्ट से नाम काटने की धमकी दे रहे हैं। अगर आपको फोन कॉल आए और आपका नाम वोटर लिस्ट से काटने की धमकी दे तो सावधान हो जाइए। ये फ्रॉड कॉल है। चुनाव आयोग ने लोगों को अलर्ट जारी किया है कि 12 राज्यों में जारी एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर साइबर ठग एक्टिव हो गए हैं। यह एसआईआर प्रक्रिया वाले राज्य के लोगों को कॉल करके वोट काटने की धमकी देते हैं। एसआईआर के नाम पर फ्रॉड करने वाले कॉलर वोटर फॉर्म के नाम पर मोबाइल पर एपीके फाइल्स भेजते हैं। मोबाइल में एपीके फाइल्स खोलते ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा और फिर फ्रॉड हो जाता है, क्योंकि एपीके फाइल इंस्टॉल होने के बाद आपका मोबाइल हैक हो जाता है और वे मोबाइल के जरिए आपके बैंक अकाउंट की पूरी जानकारी हासिल कर लेते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर से अटैच खाते से पैसा निकाल लेते हैं। ऐसी धोखाधड़ी से बचने के लिए आप ध्यान रखें कि एसआईआर में बीएलओ को घर आकर देना है फॉर्म। मोबाइल पर आने वाले फॉर्म पर भरोसा नहीं करें। बिना जांचे अपने दस्तावेज किसी को नहीं सौंपें।
कोई भी अनजान व्यक्ति यदि फोन करके SIR के संबंध में जानकारी मांगता है या कोई OTP भेजता है तो उसे दूसरों को बिल्कुल भी ना बताएं। आज से सिर्फ 3 दिन के बाद 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वज लहराया जाएगा। इस समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राम मंदिर ध्वजारोहण की भव्य तैयारी 25 नवंबर को PM मोदी बटन दबाकर ध्वज लहराएंगे। उनके साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। इसके लिए दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त तय किया गया है। ये समारोह विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर होगा। मंदिर के गेट नंबर 11 को आदि गुरु शंकराचार्य को समर्पित किया गया है और यहीं से प्रधानमंत्री मोदी प्रवेश करेंगे। केसरिया रंग के इस विशाल ध्वज पर रघुकुल के प्रतीक कचनार वृक्ष, ओम और सूर्य देव अंकित हैं। ये सभी चिन्ह सूर्य वंश के प्रतीक हैं। वैदिक मंत्रों के बीच ध्वज लहराया जाएगा। इस ध्वज को मंदिर का रक्षक भी माना जाता है। ये ध्वज अयोध्या पहुंच चुका है। इसका वजन 4 किलोग्राम का है। इसकी चौड़ाई 11 फीट है और लंबाई 22 फीट है। अयोध्या धाम को भव्य बनाने के लिए राम मंदिर परिसर के साथ ही आसपास स्थित 7 अन्य प्रमुख मंदिरों पर भी एक साथ ध्वज पताका फहराई जाएगी। शेषा अवतार मंदिर और परकोटा क्षेत्र के 6 पंचायती मंदिर इस अनूठे आयोजन का हिस्सा होंगे। इस समारोह को लेकर पूरे अयोध्या में उत्साह का माहौल है और श्रद्धालु इस पावन क्षण का साक्षी बनने को उत्सुक हैं। भारत और इजरायल के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। दोनों देशों के बीच TOR साइन हुए हैं। TV9 संवाददाता समीर अब्बास ने पीयूष गोयल से समझौते के बारे में बात की। ट्रेड एग्रीमेंट की शर्तें जो हैं वो फाइनलाइज हो चुकी हैं, हस्ताक्षर हो चुके हैं। इंडिया और इजरायल मिलकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इनोवेशन इजरायल का जो है वो कैसे भारत के काम आ सकता है। इजरायल ने दर्शाया है कि नवाचार, इनोवेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट किस प्रकार से छोटे से देश को बड़े महत्वपूर्ण स्थिति में खड़ा कर सकता है। भारत और इजरायल 2 ऐसे देश हैं जो मिलकर इस नवाचार को बहुत बड़े रूप में विश्व स्तरीय ताकत बना सकते हैं। डिफेंस सेक्टर का जहाँ तक सवाल है, इंडिया और इजरायल का कोलैबोरेशन आने वाले वक्त में बढ़ने वाला है। हमारा कोलैबोरेशन इजरायल के साथ हर क्षेत्र में बढ़ेगा, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो इनोवेशन नवाचार हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो विश्व शांति के लिए जिस प्रकार से हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी हो।